आज का जो टॉपिक है हमारा वो डेटा से ही रिलेटेड है। आ, आज के टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उस पे आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर करवाना चाहता हूँ। वो चीज़ें क्लियर होंगी फिर ही आपको जो भी हमारी आज की चीज़ें हैं वो सारी समझ में आएंगी, वरना फिर नहीं आएगा। हमने एक चीज़ हमने नेक्स्ट जे से शुरू की थी। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जे जो है उसको रिएक्ट के ऊपर प्रेफर क्यों किया जाता है, सर्वर साइड रेंडरिंग की वजह से। कितने लोगों को पता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर क्या फ़र्क होता है? रेंडरिंग क्या होती है? रेंडर कहते हैं किसी भी डायनामिक कंटेंट को आपके व्यू के अंदर रख देने को। डायनामिक कंटेंट का मतलब कोई भी वैल्यू आपकी जो कि वेरिएबल में पड़ी हुई है उसको वेरिएबल से उठा के एचटीएमएल में दिखा देना, उसको हम क्या कहते हैं? रेंडरिंग। क्लियर है? अब आते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग के ऊपर। क्लाइंट साइड रेंडरिंग के अंदर क्या होता है? अच्छा, पहले क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती ही नहीं थी, पहले सिर्फ सर्वर साइड रेंडरिंग होती थी। ठीक है, इसलिए पहले सर्वर साइड रेंडरिंग को देखते हैं कि उसमें होता क्या था। होता ये था कि फॉर एग्जांपल एक सर्वर है, ठीक है, किसी का भी, फेसबुक का सर्वर है या गूगल का है, जिसका भी है, ठीक है। अब वो किसी एक एप्लीकेशन से रिलेटेड है। आप उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के ऊपर आते हो और उसमें कोई स्पेसिफिक पेज आपको लोड कराना है अपने ब्राउज़र के ऊपर। क्या आपका ब्राउज़र क्या करेगा? उस पेज के लिए आपके सर्वर पे हिट मारेगा? मारेगा ना। सर्वर क्या करेगा? सर्वर के पास एक HTML की फ़ाइल होती है, ठीक है, जिसके अंदर पूरा का पूरा टेम्पलेट सेट होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ पे डायनामिक वैल्यूज़ आती हैं वहाँ वहाँ पे वैल्यूज़ चेंज होती हैं। डायनामिक वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल किसी का प्रोफाइल पेज है, फेसबुक का प्रोफाइल पेज होता है ना, यूआई सबकी एक तरह की होती है, ठीक है, अंदर का कंटेंट चेंज होता है, ठीक है। यानी यूआई से रिलेटेड जितना भी काम है उसके लिए हम टेम्पलेट उसका बना सकते हैं। हमने उसकी एचटीएमएल लिख ली, हमने सीएसएस लिख ली, है ना। सिर्फ उसमें जो इमेजेस लगेंगी या उसमें जो टेक्स्ट लगेगा वो अभी हमने रोक के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हर प्रोफाइल के लिए इमेजेस और टेक्स्ट चेंज हो सकता है। बात समझ में आ रही है? टेम्पलेट रेडी है हमारा, कंटेंट नहीं है अभी उसके अंदर, ठीक है। बात समझ में आई? तो जैसे ही आप सर्वर के ऊपर आके हिट करते हो, फॉर एग्जांपल आपको किसी की प्रोफाइल व्यू करनी है, तो facebook.com का सर्वर क्या करेगा? उसने टेम्पलेट को उठाया, ठीक है, और जो भी डेटा आपको चाहिए था, जिस भी प्रोफाइल के ऊपर आप आए हो, ठीक है, जो हमने देखा था ना लास्ट क्लास के अंदर, यूआरएल पैरामीटर्स होते थे हमारे पास, देखे थे ना, क्यूरी पैराम्स देखे थे ना हमने, क्यूरी राउटर डॉट क्वेरी करके, है ना। उसके ज़रिए उसने उस डेटा को निकाला, ठीक है। दो चीज़ें आ गई, एक टेम्पलेट आ गया और दूसरा डेटा आ गया। टेम्पलेट में क्या पड़ा हुआ है? HTML CSS पड़ी हुई आपकी सारी, ठीक है। और डेटा के अंदर क्या पड़ा हुआ है? डेटा के अंदर आपका एक्चुअल कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी आपकी इमेजेस पड़ी हुई हैं, आपका टेक्स्ट कंटेंट पड़ा हुआ है, आपकी वीडियोस, जो कुछ भी वहाँ पे लगानी है HTML CSS में, वो सारा डेटा उसमें रखा हुआ है, सही है। अब सर्वर क्या करेगा? सर्वर ने इस डेटा को इस टेम्पलेट के साथ बाइंड किया इसको, यानी इसके अंदर रेंडर किया, और रेंडर करने के बाद आपको दे दिया ब्राउज़र के ऊपर। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? सर्वर साइड रेंडरिंग। आपके पास जो पूरा का पूरा पेज आएगा उसमें क्या होगा? वो पूरी HTML रेडी होगी, उसकी CSS रेडी होगी, और उसके अंदर उसका टेक्स्ट वगैरह जो होता है वो भी लगा हुआ होगा, सही है। लेकिन सर्वर पे वो कैसे रखा हुआ था? सर्वर पे टेम्पलेट अलग रखा हुआ था और डेटा अलग। सर्वर ने दोनों को बाइंड किया, एक प्रॉपर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई और ब्राउज़र को दे दी। अच्छा, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल ये तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहती, इनमें कोई चेंज नहीं आता। चेंज किस में आता है पता है? सिर्फ HTML में, क्योंकि एक्चुअल कंटेंट कहाँ दिखाना है? HTML में दिखाना है। बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सर्वर साइड रेंडरिंग। अच्छा, अब क्लाइंट साइड रेंडरिंग पे आते हैं। क्लाइंट साइड रेंडरिंग के अंदर हमारे पास जो है क्या होता है कि आपका जब भी सर्वर से कोई भी कंटेंट आता है ना, तो वो पूरा का पूरा टेम्पलेट उठ के आ जाता है। क्या होता है? वो जो टेम्पलेट था ना हमारा HTML CSS वाला, वो पूरा का पूरा टेम्पलेट उठ के आ गया, उसमें कोई डेटा नहीं लगा हुआ होता, वो एज इट इज़ उठ के आ जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये जो हमारी क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि रिएक्ट हो गई या एंगुलर हो गई या व्यू हो गई, ये क्या करते हैं? ये अलग से एक रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को जेसन
के ऊपर डेटा मंगवाते हैं उसका जेसॉन में एपीआईज के ज़रिए, और उस डेटा को आपके सामने क्लाइंट साइड के ऊपर ही लगा के फिर आपको दिखाते हैं। पहले टेम्पलेट आ गया, क्लाइंट साइड में क्या हो रहा है, सर्वर साइड में क्या होता था, टेम्पलेट और कंटेंट एक साथ रखा हुआ है, अलग अलग रखा हुआ है। सर्वर ने क्या किया, उस दोनों को बाइंड किया, रेंडर किया और आपको एक कंप्लीट एचटीएमएल जो कि प्री रेंडर्ड है, ठीक है, वो आपको भेज दी। क्लाइंट साइड में क्या हुआ, क्लाइंट साइड ने सर्वर को आप सर्वर ने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, टेम्पलेट दे दिया है, ठीक है। और उसके अंदर डेटा को लगाने का काम कौन करेगा, आपकी क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज, जैसे कि रिएक्ट या फिर एंगुलर या फिर व्यू, इस तरह की जो क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज होती हैं ये वाले काम आपको करके देती हैं। दोनों में फ़र्क एक बार फिर से बता रहा हूँ। सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर क्या होता है, आपकी रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर के पास टेम्पलेट अलग रखा हुआ है, कंटेंट अलग रखा हुआ है। कंटेंट जो है वो किसी ना किसी डेटाबेस से उठ के आएगा, ठीक है, और टेम्पलेट जो है वो अलग किसी ना किसी टेम्पलेट इंजन के अंदर वो रेडी पड़ा हुआ है। बात समझ आई। सर्वर ने सबसे पहले टेम्पलेट उठाया, फिर डेटा को उठाया, दोनों को बाइंड किया और आपको एक कंप्लीट एचटीएमएल दे दी, ठीक है, जो कि प्री रेंडर्ड है। ये प्री रेंडर्ड वाला जो चीज़ है ना, ये अपने ध्यान में बिठा लो। प्री रेंडर्ड है मतलब पहले ही हर चीज़ रेंडर हो चुकी है, जो डेटा टेम्पलेट में जहाँ लगना था वहाँ पे लग चुका है, सही। क्लाइंट साइड में क्या होता है, क्लाइंट साइड में उसने आपको पूरा का पूरा टेम्पलेट उठा के दे दिया, और डेटा को लगाने का काम कौन करेगा, डेटा को मंगवाने का काम भी और लगाने का काम भी कौन करेगा, क्लाइंट करेगा। क्लाइंट पे कैसे होगा ये काम, क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज के ज़रिए। ये जो क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग है, इन दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और दोनों के अपने अपने नुकसान भी हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ चलती थी, सर्वर साइड रेंडरिंग ही चलती थी, क्लाइंट साइड रेंडरिंग जब नहीं आई थी तब, ठीक है। उस टाइम पे सारी चीज़ें जो रेंडर होती थी कहाँ पे होती थी, सर्वर पे ही रेंडर होती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती थी, प्रॉब्लम ये आती थी कि सर्वर्स के ऊपर लोड बढ़ जाता था। बात समझ में आ रही है। सर्वर्स के ऊपर लोड कैसे बढ़ता था, फॉर एग्जांपल कोई एक वेबसाइट है और उस पर एक टाइम पे कोई मिलियंस ऑफ यूज़र्स उस पर ऑनलाइन होते हैं उस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, जो कि अपना उस पर काम कर रहे हैं, पेजेस पे नेविगेट कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो सर्वर क्या कर रहा है, उन मिलियंस ऑफ यूज़र्स की हर रिक्वेस्ट के लिए क्या कर रहा है, टेम्पलेट उठा रहा है, डेटा उठा रहा है, रेंडर कर रहा है, फिर दे रहा है उसको, फिर टेम्पलेट उठा रहा है, फिर डेटा उठा रहा है, फिर रेंडर कर रहा है, फिर दे रहा है। सर्वर का काम बढ़ रहा है ना। जो क्लाइंट साइड वाला जो रेंडरिंग वाला जो आइडिया प्रपोज हुआ था, ये जो आई थी चीज़ें और इतनी स्पीड में फेमस हो गई थी ये चीज़ें, क्लाइंट साइड रेंडरिंग वाली, ये फेमस इसलिए हुई थी क्योंकि ये सर्वर का लोड कम कर देती हैं। ये क्या कहती हैं भाई, सर्वर को कहती हैं कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ मुझे टेम्पलेट देना है बस, और आप कोई काम नहीं करोगे, टेम्पलेट मुझे अलग से दे दो, डेटा मुझे अलग से दे दो, बाइंड करवाना मेरा काम है, वो मैंने देख लेना है। सर्वर पे लोड कम हो गया, ठीक है। अब सर्वर पे जब लोड कम हो गया और क्लाइंट पे सारी चीज़ें आ गई, तो एक तरह से समझ लो कि जो ये मैंने आपको जो नुकसान बताया ना, यानी जो डाउन साइड था, ये सर्वर साइड पे डाउन साइड था का, कि ठीक है, कि सर्वर साइड पे क्या होता था कि अगर सर्वर ही सारे काम करेगा तो सर्वर पे लोड बढ़ जाएगा, सर्वर स्लो हो जाता है, ठीक है। आपके अगर यूज़र्स ज़्यादा बढ़ जाएं तो फिर क्या होता है, सर्वर जो है वो स्लो हो जाता है, आपकी कोई भी पेजेस वगैरह आपके पास आ रहे होते हैं तो वो स्लो हो जाते हैं, ठीक है, आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है ना। क्लाइंट साइड रेंडरिंग के अंदर ये वाला मसला हल हो जाता है। लेकिन क्लाइंट साइड रेंडरिंग के अंदर भी एक मसला है। क्या मसला है? मसला है कि वहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो सकती। सबसे बड़ा मसला क्यों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो सकती? क्योंकि सर्वर से जब कंटेंट आ रहा है उसमें डेटा रेंडर हुआ है, डेटा तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ टेम्पलेट है। जब डेटा ही नहीं है तो सर्च इंजन को पता कैसे चलेगा कि इस वेबसाइट पे किस तरह का कंटेंट होता है? क्योंकि पहले तो टेम्पलेट आता है, क्लाइंट का काम है उस पर डेटा लगाना। बस समझ में आ रही है? और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट की तरह वेबसाइट को अपने पास ब्राउज़र पे लोड करके थोड़ी देखते हैं। वो क्या करते हैं पता है आपका? वो पेज सोर्स होता है ना, पेज सोर्स मैंने आपको दिखाया था, वो पेज सोर्स पे जाते हैं, उसके कंटेंट को रीड करते हैं। अगर आप रिएक्ट की एप्लीकेशन में पेज सोर्स पे जाएंगे आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट पड़ा हुआ है। सही है? उसमें डेटा बाइंड किसने कराना है? रिएक्ट ने करवाना है बाद में। अच्छा, अब ये वाला काम तो हो गया।
अब उसके बाद फिर आती है हमारे पास नेक्स्ट जेस। नेक्स्ट जेस क्या कहती है? नेक्स्ट जेस ये कहती है कि भाई देखो, हम फिर से आपकी एप्लीकेशन में, अब जितने लोगों को रिएक्ट पे मज़ा आ गया था ना काम करके, उनको डेटा लगाने के लिए, डेटा को टेम्पलेट में दिखाने के लिए उनको रिएक्ट ही अच्छी लगती थी। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है आप रिएक्ट पे ही काम करो। ठीक है, लेकिन रिएक्ट पे रहते ही आपको ऐसी टेक्नोलॉजी दे देते हैं जो कि आपको अलाउ कर दे सर्वर साइड रेंडरिंग। अब नेक्स्ट जेएस पे क्या होता है? नेक्स्ट जेएस पे जब आप बेसिकली npm रन डेव की कमांड चलाते हो तो क्या होता है पता है? एक नेक्स्ट जेएस का अपना सर्वर रन हो जाता है। अब कोई भी आप जब लोकल होस्ट फॉर एग्जांपल 3000 स्लैश की हिट मारते हो तो वो सर्वर ही आपको index.js वाले पेज पे लेके आता है, वो पेज आपको उठा के दे रहा होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, वो आपको फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे ये जो index.js का पेज है, अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल होम पेज की जगह कुछ डेटा इस तरह का लिखा हुआ है, ठीक है, और डेटा के नाम से आपका कोई इस तरह का आपका कोई वेरिएबल है डेटा का, ठीक है। अब जब ये वाली चीज़ जब ब्राउज़र पे लोड होगी तो बताओ ये कर्ली ब्रैकेट डेटा यहाँ पे लिखा हुआ होगा या हेलो लिखा हुआ होगा? क्यों लिखा हुआ होगा हेलो? क्योंकि नेक्स्ट जेएस सर्वर साइड रेंडरिंग में चलती है। जैसे ही इस पेज के ऊपर हिट आएगी, ठीक है, इस पेज के ऊपर हिट आएगी index.js के लिए, यानी स्लैश की रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी नेक्स्ट जेएस के सर्वर पे। नेक्स्ट जेएस क्या करेगा? नेक्स्ट जेएस कहेगा अच्छा ये डेटा उसको देना है, लेकिन अभी थोड़ा सा रुको, सब्र करो। ठीक है, अभी क्या करना है, पहले मुझे इसके अंदर रेंडरिंग करानी है। ये क्या करेगा? इस पूरे टेम्पलेट को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद देखेगा कि अच्छा यहाँ पे कोई डायनामिक रेंडरिंग हो रही है, ठीक है, डेटा की। इसने क्या किया, इस हेलो को लेकर आएगा, कहाँ पे रखेगा, इस पूरे से रिप्लेस करा देगा। ठीक है, ये रेंडरिंग हो जाएगी, उसके बाद ये क्या करेगा, ब्राउज़र को देगा। इसी वजह से जब हम नेक्स्ट जेएस के पेज के ऊपर जब एक्चुअली व्यू पेज सोर्स पे जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, वहाँ पे हमारा कंटेंट लिखा हुआ नज़र आता है। रिएक्ट के ऊपर, रिएक्ट की एप्लीकेशन पे आपको कंटेंट कभी भी लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट जेएस ये काम कर रहा है। अब नेक्स्ट जेएस के अंदर भी बहुत सारे फिनोमिना हैं जो कि अभी हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, कि नेक्स्ट जेएस कौन सा काम किस तरीके से हैंडल करता है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट जेएस के अंदर दो तरह की आपके पास कंपाइलेशन होती हैं, यानी जो भी आपकी रेंडरिंग वगैरह जो कुछ भी चल रहा है ना, ये दो तरीके पे होता है। ठीक है, बल्कि सिर्फ नेक्स्ट जेएस में नहीं, हर जगह पे आपको ये टर्म ज़रूर सुनने को मिलेगी। एक होगी AOT और एक होगी JIT। ठीक है, क्या होगी? AOT और एक होगी JIT। इसको अपने पास लिख लेना कहीं पे और याद कर लेना, ये आपसे अक्सर इंटरव्यूज़ में इस तरह के सवाल आएंगे, AOT वर्सेस JIT, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। सही है, सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये ऑलमोस्ट जितनी भी क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज हैं जहाँ पे भी आपकी बिल्ड वगैरह बनती है वहाँ पे ये टर्म आपको देखने को मिलेगी। AOT की फुल फॉर्म होती है अहेड ऑफ टाइम। क्या होती है? अहेड ऑफ टाइम। और JIT की फुल फॉर्म होती है जस्ट इन टाइम। अहेड ऑफ टाइम और जस्ट इन टाइम, AOT वर्सेस JIT। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? अहेड ऑफ टाइम में यानी AOT के अंदर आपकी जब बिल्ड बनती है, बिल्ड बनने के वक्त ही आपका जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा पुल होता है, टेम्पलेट में लगता है और वो एक HTML फाइल रेडी आपके पास पहले से रखी हुई होती है। यानी कोई भी यूज़र आएगा, नई रिक्वेस्ट करेगा, उसको रिक्वेस्ट के टाइम पे उसको रेंडरिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले से रेंडर्ड होके कैशे में रखी हुई है। बात समझ में आई? और जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी उसको दोबारा से उसको रेंडर कराने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीधा उठाना और उसको पकड़ा देना। ये लो, ये होता है अहेड ऑफ टाइम। अहेड ऑफ टाइम मतलब एक्चुअल जो हमारा टाइम है उससे भी पहले। सही है भाई। और जस्ट इन टाइम यानी उसी वक्त। ठीक है, जस्ट इन टाइम पे क्या होता है, जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी उसी टाइम पे रेंडरिंग होगी। सही है। तो नेक्स्ट जेएस के अंदर भी ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। आपके ऊपर होगा कि कौन से पेज को आपने जस्ट इन टाइम पे रखना है और कौन से पेज की रेंडरिंग आपने अहेड ऑफ टाइम पे रखनी है। रिक्वेस्ट किस किस को समझ में आ रही है? जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी, हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी, ये किस किस को पता है क्या हो रहा है यहाँ पे? सर्वर पे रिक्वेस्ट आने का मतलब क्या है? मैं npm रन डेव चला रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है?
नेक्स्ट जेएस का सर्वर चल रहा है। अब मैं ब्राउज़र पे लोकल होस्ट 3000 लिखूंगा, एंटर करूंगा तो उस नेक्स्ट जेएस के सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी। यही तो रिक्वेस्ट है। यानी मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, npm रन डेव चला दिया मैंने, ठीक है। ये क्या कह रहा है, रेडी स्टार्टेड सर्वर। क्या कह रहा है, इसने सर्वर स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे, ऑन जो भी हमारा यूआरएल बनता है, फॉर एग्जांपल यूआरएल लोकल होस्ट 3000। यानी लोकल होस्ट 3000 पे क्या चल रहा है, हमारा सर्वर चल रहा है ना एक। बात समझ में आई। अब अगर मैं इस यूआरएल को अगर जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, लोकल होस्ट 3000 लिखता हूँ और इंटर करता हूँ, मेरा ब्राउज़र लोकल होस्ट 3000 के ऊपर एक रिक्वेस्ट भेजेगा ना। आप जब भी यूआरएल में कोई चीज़ लिख के एंटर करते हो, क्या होता है, उस यूआरएल के ऊपर, उस एड्रेस के ऊपर एक रिक्वेस्ट जाती है। तो इसका मतलब नेक्स्ट जेएस के सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है। अब यहाँ पे जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन में क्या होता है, जस्ट इन टाइम के अंदर ये होता है कि जैसे ही मैंने लोकल होस्ट 3000 लिखा और इंटर किया, इस टाइम पे क्या होगा, ये पूरी रेंडरिंग का अमल होगा। सही है, ये JIT है। उसके बाद उसके अलावा हमारे पास आता है अहेड ऑफ टाइम। सही है। अहेड ऑफ टाइम के अंदर क्या होता है, अगर कहीं पे भी हमारे पास पूरा का पूरा डेटा जो है, कंटेंट हमारे पास वो सारा का सारा रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी फ़िलहाल डायनामिक कंटेंट कुछ भी नहीं हमारे पास, सारा का सारा स्टैटिक कंटेंट है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को स्टैटिक जनरेशन भी कहते हैं, ठीक है। आपके ना अभी अक्सर ये इस तरह के वर्ड जो है ना मैं बार बार बोलूँगा, इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, स्टैटिक जनरेशन भी कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अभी हम आते हैं सारी चीज़ें इसके ऊपर। अच्छा, तो क्या होगा, अभी इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि हमारी package.json है, अभी तक हमने स्क्रिप्ट के अंदर से सिर्फ डेव की कमांड चलाई है ना। npm रन डेव, जब हम npm रन करेंगे ना, तो वो कमांड जो होती है वो स्क्रिप्ट के अंदर से कोई सी भी कमांड होती है, जैसे कि डेव हो सकती है npm रन डेव, npm रन बिल्ड, npm रन स्टार्ट और npm रन लिंट। ये सारी कमांड्स हम चला सकते हैं, ठीक है। या आप package.json में जाके अपनी स्क्रिप्ट्स के अंदर देख सकते हो कि इसमें कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है। सही है। तो अभी हमने कौन सी कमांड चलाई थी, डेफ की। मैं ये वाला सर्वर Ctrl+C दबा के बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अब चला रहा हूँ बिल्ड की कमांड। npm रन बिल्ड। अब क्या होगा, अब पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो नेक्स्ट जेएस क्या करेगा, उसको बिल्ड बना के उसकी अपने पास रख लेगा, ठीक है। और ये वाले जो कंटेंट है ये हमारे पास ये प्रोडक्शन कंटेंट है, प्रोडक्शन की बिल्ड होती है, ठीक है। बिल्ड बनने के बाद आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे .next का जो फोल्डर है वहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आपको सर्वर का फोल्डर दिखाई देगा और यहाँ पे पेजेस के अंदर आपको सारे के सारे पेजेस जो भी आपने बनाए थे वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है। जैसे कि 404 बन जाएगा आपके पास, ये पूरी HTML बना दी, देख रहे हो उसने 404 होता है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास बनता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे आपका वो जो index.js वाला पेज है, ये देखो, ये पूरा index.js बन गया आपके पास, ठीक है। और इसके अंदर एक्चुअल कंटेंट जो है हमारा वो भी एप्लीकेशन का देख रहे हो मौजूद है। इसने पूरा का पूरा पेज बना के क्या कर लिया, रेडी कर लिया, ठीक है, जब हमने बिल्ड बनाई, ठीक है। और अगर अभी हम इसी बिल्ड के अंदर से अगर सर्व चलाना चाहें तो हम स्टार्ट की कमांड चलाएंगे। यहाँ पे ये आ गई स्टार्ट की कमांड npm रन। अब क्या होगा, वो जो हमने बिल्ड बनाई थी ना, बजाय इसके कि हमारी index.js के अंदर से ये चीज़ें उठा के लाए, अब ये क्या करेगा, ये जो index.html का पेज ऑलरेडी ये बना के रख चुका है, इसी पेज को हमें देता रहेगा डायरेक्टली, ठीक है। ये कह रहा है भाई 3000 पे चल गया, अब मैं 3000 पे यहाँ पे आता हूँ, लोकल होस्ट 3000, ये देखो सेम वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम अगर मैं यहाँ पे index.js पे आता हूँ और मैं कस्टमर्स के आगे लिख देता हूँ 1 और सेव कर देता हूँ, यहाँ पे 1 आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने जो लिखा वो JS की फ़ाइल के अंदर लिखा है, ठीक है। JS की फ़ाइल से एक बार ये HTML बना के रेडी कर चुका है अपने पास, ठीक है। अब ये वही HTML की फ़ाइल उठा के मुझे दे रहा है, ये JS की फ़ाइल को दोबारा से रीड करने नहीं जा रहा। ये वाली जो है ये हमारे पास क्या है, ये है AOT,
ठीक है, इसने पहले से उठा के वो सारी चीज़ें बना के अपने पास रख ली हैं। ठीक है, अब इसको पूरी की पूरी हर रिक्वेस्ट के ऊपर बार बार रेंडरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे हमारे कई काम आसान हो गए। कौन कौन से, मैंने आपको अभी चंद प्रॉब्लम्स गिनवाई थी सर्वर साइड रेंडरिंग के ऊपर और क्लाइंट साइड रेंडरिंग के ऊपर। सर्वर साइड रेंडरिंग के ऊपर प्रॉब्लम क्या थी कि हर बंदा आ रहा है, पेजेस को विजिट कर रहा है और हमारा सर्वर के ऊपर लोड बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से हम आ गए थे क्लाइंट साइड रेंडरिंग के ऊपर। क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या हुआ, हमारे पास एसईओ नहीं चलती। अब अगर हम ये नेक्स्ट जेस वाली अप्रोच देखें, इसने पूरा का पूरा कंटेंट वहाँ पे लगा के हमारे पास पूरी एचटीएमएल तैयार करके रख दी है। ठीक है, और ये हर बार नई रेंडरिंग कर भी नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि सर्वर पे लोड भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि हर बार रेंडरिंग नहीं हो रही, रेंडरिंग सिर्फ एक बार करके रख रही है। रेंडरिंग सिर्फ एक बार हो रही है और जितनी बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसने पहले से बनाया हुआ एक एचटीएमएल पेज ये उठा के मुझे दे देता है, ये लो। तो इससे हमारे दोनों मसले हल हो गए। एक तो हमारी, क्योंकि है तो ये सर्वर साइड रेंडरिंग ही है ना, तो पूरा का पूरा कंटेंट है ना, पेज के अंदर पूरा का पूरा कंटेंट लिखा हुआ है ना पहले से, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो हमारी चल जाएगी। ठीक है, और जहाँ बात रही परफॉर्मेंस की या लोड की, तो वो वाला प्रॉब्लम भी हमारे पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले से सारी चीज़ें बन के रखी हुई हैं, हमें सिर्फ वो क्या कर रहा है, वो चीज़ वहाँ पे लाके दिखा रहा है, उठा के वो पेज दे रहा है। अब हमारे पास, चलो ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें समझ ली, लेकिन अब अपने जहन में मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, वो बनाओ। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम हमारे पास कहाँ आ सकती है? अगर ये सारे के सारे पेजेस इसी तरीके से बना के रख रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ एक ई कॉमर्स वेबसाइट, सही है, समझना इस बात को। ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं ना। फॉर एग्जांपल मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं सेल करता हूँ। हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग पेज होगा, है ना। वैसे हम नेक्स्ट जेएस के अंदर क्या करेंगे, डायनामिक राउट बना लेंगे, एक बार प्रोडक्ट का टेम्पलेट, लेकिन कंटेंट तो हर बार चेंज होगा। अब अगर इसने कंटेंट वाइज पेजेस बना के रखने शुरू कर दिए, तो पहले से 10,000 पेजेस बना के रख लेगा अपने पास बिल्ड के टाइम पे। ये चलो 10,000 नहीं है, अमेज़ॉन की वेबसाइट बन रही है, उसके पास तो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, बात समझ में आ रही है। तो मिलियंस ऑफ पेजेस बना के रखेंगे वो। यानी ये वाला जो तरीका है, ये कोई फीजेबल सॉल्यूशन तो नहीं है। उसके अलावा अगर हमारे पास, हम तो रिएक्ट इसलिए यूज़ करते थे कि रिएक्ट के अंदर हमारे पास जब डेटा चेंज होता है, डेटा को चेंज होने के टाइम पे हमने यूआई को रिस्पॉन्सिव करना होता है। ठीक है, यूआई को चेंज करवाना होता है। ठीक है, यूआई चेंज करवाएंगे, हम किसी डिफ को शो करा देंगे, किसी को हाइड कर देंगे, हर चीज़ करेंगे ना। ये सारे काम हम रिएक्ट पे करते हैं ना, ये सारी चीज़ें, डायनामिक लिस्ट रेंडर करवाएंगे, ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कहीं पे अगर कोई टेम्पलेट में फॉर एग्जांपल कोई लिस्ट चल रही है हमारे पास, लिस्ट के अंदर एरे चल रहा है। ठीक है, एरे में कोई आइटम ऐड होता है, मैं तो चाहूँगा कि लिस्ट के अंदर वही आइटम फ़ौरन से आ जाए हमारे पास। बात समझ आ रही है। अगर हमने पूरा का पूरा टेम्पलेट बना के रख लिया, उसमें कंटेंट भी लगा के रख लिया, वो लिस्ट कभी भी डायनामिक बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो हमारे ये तो फिर मतलब हमारे काम का सॉल्यूशन ही नहीं हुआ ना। अगर हर चीज़ पहले से रेंडर्ड होके रखी हुई है, तो फिर क्या होगा, हमारा जो एक्चुअल रिएक्ट वाला जो एसेंस है वो तो सारा चला गया। हम रिएक्ट की तरह डायनामिकली यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम तो सारा का सारा स्टैटिक के ऊपर ही रह गए ना। और स्टैटिक कंटेंट अब के दौर में इतना होता ही नहीं है। ये तो मैंने अभी स्टैटिक कंटेंट के ऊपर एग्जांपल दिए ना आपको, ये जितना भी मैंने अभी बनाया ये तो सारा स्टैटिक कंटेंट है। आपको ही पूछना चाहिए था कि सर अगर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होगा, अगर यहाँ पे कहीं पे डेटा किसी और वेरिएबल से उठ के आ रहा है या कहीं डेटा एपीआई से उठकर आ रहा है, फिर हम क्या करेंगे। डेटा फॉर एग्जांपल एपीआई से आना है, किसी एपीआई से, कस्टमर की कोई एपीआई बनी हुई है, वो जेसन के अंदर कस्टमर का सारा डेटा देती है और वो डेटा आके फिर यहाँ पे लगेगा। अब क्या करेंगे हम, पहले से तो नहीं रख सकते ना ये काम। अब इस चीज़ के लिए नेक्स्ट जेएस हमें कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जेएस क्या सॉल्यूशंस इसके ऊपर देगा, नेक्स्ट जेएस इसके ऊपर हमें कुछ प्री बिल्ड फंक्शंस देता है जिनको नेक्स्ट जेएस एग्जीक्यूट करके आपका डेटा पहले से मंगवा के यहाँ पे रख सकता है। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर होती है हाइड्रेशन। एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हाइड्रेशन वाला। क्या कॉन्सेप्ट है, हाइड्रेशन। यानी कि हाइड्रेशन क्या होती है इसमें, ये कहता है कि देखो जो कंटेंट एक्चुअली आपको ब्राउज़र पे भेजना है वो कंटेंट मैं पहले से रेडी करके यहाँ पे रखूँगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं इसमें रिएक्ट भी लगा के रखूँगा।
यानी रिएक्ट की जो लाइब्रेरी है वो भी साथ में जाएगी ब्राउज़र के ऊपर, ताकि ब्राउज़र पे आने के बाद अगर डेटा में कुछ चेंज आता है, अब उसके बाद फिर वो चेंज हैंडल करना किसका काम है? रिएक्ट का। यानी फर्स्ट टाइम जब ब्राउज़र पे पेज जाएगा वो खाली नहीं जाएगा, उसमें कंटेंट होगा, लेकिन ब्राउज़र पे पेज जाने के बाद अब जो अपडेटेशन होगी, जो कि यूज़र क्लिक करने के बाद कोई अपडेटेशन करवा रहा है, वो कौन करेगा? रिएक्ट करेगा। तो इससे हमारा एक तो अपडेटेशन वाला मसला हल हो गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। यानी वो हमारे एक्चुअल जो कंटेंट है जो कि उसने बिल्ड करके रखा हुआ, उसके साथ ही साथ उसने उसको रिएक्ट को भी साथ में ही रखा हुआ है, बाइंड कर दिया रिएक्ट को भी उसके साथ। यानी वो सिर्फ एचटीएमएल पेज नहीं जा रहा, उसके साथ साथ रिएक्ट भी जा रही है, ठीक है, जो कि बाद में डेटा को अपडेट करने का काम करेगी। और उसके अलावा हमारे पास जो क्या कहते हैं, जो जैसे एपीआईज़ वाले जो काम हैं, जिसमें हमें डेटा को एपीआई से उठा के लेके आना है और कंटेंट के अंदर लगा के दिखाना है, वो वाला काम जो करेंगे वो हमारे पास इसके प्री बिल्ट कुछ फंक्शंस होते हैं नेक्स्ट जेएस के, वो काम करके देंगे। तो वो प्री बिल्ट फंक्शन जो है उसको लगाने का तरीका अब देख लो आप लोग। मैं जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है आप लोगों ने, और वैसे ही एक चीज़ चलेगी, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, वहाँ पे अगर आपने गलती की आपके पास एरर्स आएंगे, वो चीज़ चलेगी नहीं। क्या होता है, आपका कोई भी पेजेस के फोल्डर में आप खड़े हो, पेजेस में आपने जितने भी पेजेस वाले बनाए ना कंपोनेंट, ये पेजेस वाले कंपोनेंट याद रखना, सिर्फ पेजेस वाले, कंपोनेंट वाले नहीं। एक तो हम कंपोनेंट के फोल्डर में भी बना रहे थे ना कंपोनेंट्स, जो कि हमने क्या यूज़ करना था, ऐसे कंपोनेंट के तौर पे यूज़ करना है, पूरे पेज के तौर पे यूज़ नहीं करना। और एक कंपोनेंट वो था जो कि पेजेस का के अंदर हम रखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो जो पेजेस वाले जो होंगे ना, वहाँ पे आके आप क्या करोगे, नीचे सबसे पहले आप लिखोगे एक्सपोर्ट का कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते थे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अच्छा, किसी भी जावास्क्रिप्ट के पेज में डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट सिर्फ एक बार हो सकता है, ठीक है। और वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होगा, वो आपका एक्चुअल जो कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट आपका पेज का, वो वही होगा बस, और इसके अलावा कोई और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। अब जो दूसरा होगा, ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ये डायरेक्टली एक फंक्शन एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन को आपने नाम देना, और नाम के अंदर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक या अगर आप कोई लोअर केस अपर केस वाली मिस्टेक करते हो तब भी ये चीज़ आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ पे इसका जो नाम है वो नाम क्या है, गेट स्टैटिक प्रॉप्स, ठीक है। आप नाम को एक बार कंफर्म करने के लिए यहाँ से कॉपी करके उसको गूगल पे लिख भी देना, तो नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन आपके पास आ जाएगी गेट स्टैटिक प्रॉप्स के नाम से, ठीक है। ये आ गई, ये इनका गेट स्टैटिक प्रॉप्स का फंक्शन आ गया। आप इस पर जावास्क्रिप्ट पे जाके आप इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन देख भी सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, ये हमारा गेट स्टैटिक प्रॉप्स यही है, ठीक है। और ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए एसिंक। अच्छा, एसिंक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बाद में एपीआई रिक्वेस्ट भी करेंगे। जितना भी डेटा रिक्वायर्ड है इस पेज के लिए, वो सारा का सारा कहाँ से जाएगा, वो ये एक्चुअली उस फंक्शन को ये चलेगा, ये एपीआई रिक्वेस्ट करेगा, और एपीआई रिक्वेस्ट करके सारा का सारा डेटा हमारे इस पेज वाले डेटा को, इस पेज को ला के देगा। इस पे होता क्या है, इसमें बेसिकली ये वाला जो आपका फंक्शन है, इसको खुद आप कभी भी कॉल नहीं करते हो, इसको कॉल कौन करेगा, नेक्स्ट जेएस खुद करेगा। इसीलिए इसका नाम बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो इसी नाम से इसको कॉल करेगा। अगर आपने स्पेलिंग में गड़बड़ कर दी, आगे पीछे कुछ भी कर दिया, तो फिर उसको नेक्स्ट जेएस को वो वाला फंक्शन मिलेगा नहीं, और वो कॉल नहीं होगा, और आपका काम चलेगा नहीं, आप परेशान होते रहोगे, सही है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ और वापस से वो जो डेव वाली कमांड थी हमारी, वो चला रहा हूँ। डेव वाली कमांड इसलिए कि वो मैं चाह रहा हूँ कि index.js के अंदर जो भी चेंज आए हमारे पास हमारे नज़र आता रहे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो गेट स्टैटिक प्रॉप्स हैं हमारे, इसमें से क्या होता है, इसमें से आपको रिटर्न करना पड़ता है एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, जिनमें से एक है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और वो है प्रॉप्स। प्रॉप्स में मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ अभी, ठीक है। वैसे ऑब्जेक्ट ही रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि मल्टीपल प्रॉप्स हो सकते हैं ना आपके पास। तो
यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने अभी सिर्फ रख दिया आपको दिखाने के लिए कोई टाइटल, और टाइटल में मैंने लिख दिया हेलो। अब यही वैल्यू ये इसको कॉल करेगा और ये प्रॉप्स भेज देगा किसको, हमारे कंपोनेंट को। ये कौन देगा, नेक्स्ट जेएस। ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉप्स को गेट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉप्स हमने क्या रखा था, प्रॉप्स हमने टाइटल रखा था। अगर ये टाइटल में उठा दूं और यहाँ पे हेलो की जगह पे रख दूं, यहाँ से हेलो में क्या आ रहा है, यहाँ से मैंने वो डेटा गेट किया और यहाँ पे उसको लगा के देखा है, चेक कर रहा हूँ। सही है भाई, हेलो आ गया। गेट स्टैटिक प्रॉप्स है क्योंकि ये वो फंक्शन है जो कि पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगा आपके, जब आपके पास हिट आएगी उस टाइम पे। ठीक है, जैसे ही हिट आएगी ये क्या करेगा, ये इसको कॉल कर देगा नेक्स्ट जेएस हमारे, और कॉल करने के बाद क्या करेगा, इसके डेटा को उठा के अपने पास जो हमारा जो टेम्पलेट है उस टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे लगा देगा। सही है। अच्छा, इसका सिर्फ इतना सा काम नहीं है कि यहाँ से टाइटल भेज दो वहाँ पे गेट कर लो। ठीक है, इसकी अभी और ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कि डेटा कहाँ से जा रहा है और क्या काम कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो हमारे जेसन प्लेस होल्डर के ऊपर। और जेसन प्लेस होल्डर क्या होता है, ये हमें डमी एपीआईज प्रोवाइड करता है। ठीक है, डमी एपीआईज, इसके ऊपर आप रिक्वेस्ट करके कोई भी डेटा मंगवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक ये एपीआई है ना इसकी, अगर मैं डायरेक्टली इस यूआरएल को कॉपी कर लूँ और कॉपी करके यहाँ पे रखूँ तो देख रहे हो डेटा मुझे दे रही है। ठीक है, सिर्फ /1 की जगह अगर मैं सिर्फ टू डूज करता हूँ तो इसने पूरी लिस्ट मुझे यहाँ पे डेटा के अंदर ला के दे दी, जिसमें यूज़र आईडी है, आईडी, टाइटल, कंप्लीटेड वगैरह, टू डूज वगैरह के टाइप का डेटा है। ठीक है, ये डेटा मैं अपने पास एपीआई के ज़रिए मंगवा सकता हूँ ना, और यही डेटा फिर मैंने बाद में अपने नेक्स्ट जेएस के पेज के ऊपर लगा के दिखाना भी है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पे रिटर्न करने से पहले पहले, क्योंकि ये एसिंक फंक्शन है, मैं अवेट लगा सकता हूँ ना, यहाँ पे पता है ना एसिंक अवेट हमने पढ़ा था ना सारे। फैच एपीआई के बारे में पता है सबको, फैच क्या करता है पता है, फैच किसी भी रिक्वेस्ट के ऊपर हिट लगाएगा और उसका जो रिस्पॉन्स है वो आपको ला के दे देगा। ठीक है, तो मुझे फैच किस पे करना है, ये टू डूज है, इस पे करना है। सही है भाई। अच्छा, अब फैच जब ये चल जाएगा तो फैच के अंदर हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्स। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है हमारे पास, ये जो अवेट है हमारे पास, सॉरी फैच, इसको हम कांस्टेंट में रखवा सकते हैं। रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, और ये जो रिस्पॉन्स है इसके अंदर से हमें वो जो जेसन एक्चुअली जो यहाँ पे आई थी वो रिसीव होगी रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके। ठीक है, लेकिन ये भी एसिंक्रोनस चलती है, इसलिए हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन और यहाँ पे लगा देंगे अवेट। ठीक है, और ये जो डेटा है मेरा यहाँ से जो आया है, ठीक है, इस डेटा को मैं यहाँ पे console डॉट लॉग करवा के चेक भी कर सकता हूँ। लेकिन अच्छा, ये एक चीज़ याद रखना, एक मैं चीज़ पहले कंसोल लगा दूँ फिर आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हम यहाँ पे आते हैं, कंसोल पे आते हैं, इसको रीलोड करता हूँ। कंसोल में तो कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, मैंने कंसोल डॉट लॉग लगाया था, ये प्रिंट ही नहीं हुआ यहाँ पे कुछ भी, क्यों नहीं हुआ। देखो, ये जो कंसोल डॉट लॉग है, ये वाला जो पूरा का पूरा फंक्शन है, इसको कॉल कौन कर रहा है, मैंने अभी क्या बताया था आपको, इसको कॉल कौन कर रहा है, नेक्स्ट जेएस कॉल कर रहा है ना, कौन कर रहा है, नेक्स्ट जेएस कॉल कर रहा है इसको। अब अगर इसको नेक्स्ट जेएस कॉल कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जेएस इसको ब्राउज़र पे जाके कॉल करेगा। नेक्स्ट जेएस का तो अपना सर्वर चल रहा है ना, वो उसको सर्वर पे ही कॉल करेगा। ठीक है, रेंडरिंग की सर्वर साइड चल रही है, यानी ब्राउज़र के ऊपर पेज जाने से पहले पहले ये वाला फंक्शन हमारा कॉल हो चुका होता है। तो यानी ये वाला पूरा का पूरा फंक्शन ब्राउज़र पे जाएगा या नहीं जाएगा, ये पूरा का जो कोड है ना हमारे गेट स्टैटिक प्रॉप्स वाला, ये फंक्शन हमारे ब्राउज़र पे जाता ही नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो व्यू पेज सोर्स करके किसी भी जावास्क्रिप्ट जितनी भी फाइल्स बन रही हैं इसकी, वहाँ पे जाके कंटेंट में जाके चेक कर सकते हो पेज सोर्स के अंदर जाके।
ठीक है, सोर्सेज में जाके आपको ये वाला फंक्शन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इस वाले फंक्शन को नेक्स्ट जेएस खुद को चलाता है, नेक्स्ट जेएस के पास ही जाता है। ये नेक्स्ट जेएस इसको एक्चुअल फाइल जो होती है उसमें नहीं रखता, जो आपकी एक्चुअल एचटीएमएल बनती है ना, उसमें ये वाला फंक्शन वो नहीं रखेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देख रहे हो, ये लॉग कहाँ पे हुआ है, कंटेंट हमारा कहाँ लॉग हुआ है, कंटेंट हमारा लॉग हो रहा है सर्वर कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। कमांड प्रॉम्प्ट पे क्यों लॉग हुआ, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट ही तो चल रहा है सर्वर से, है ना। कमांड प्रॉम्प्ट से ही सर्वर चल रहा है ना हमारा। हमने npm run dev कहाँ चलाया था, कमांड प्रॉम्प्ट से सर्वर चल रहा है हमारा। ठीक है, तो सर्वर का जितना भी आउटपुट होगा वो कहाँ आएगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे आएगा। तो ये जो console.log मैंने लगाया, इसका आउटपुट भी कमांड प्रॉम्प्ट पे आया। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये किसका पार्ट है, सर्वर का पार्ट है। बात समझ में आई। अच्छा, अब ये जो डेटा हमारे पास आ गया यहाँ पे, इसमें देखो मेरे पास पूरे पूरे ऑब्जेक्ट्स आए, यूज़र आईडी टाइटल। अगर मैं चाहूँ तो इस डेटा को मैं भेज सकता हूँ प्रॉप्स के अंदर रख के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू डूज़ के अंदर डेटा रख दूँ। अब ये टू डूज़ कहाँ मिल जाएगा, इसी होम के इसके अपने मेन कंपोनेंट जो है उसके प्रॉप्स में मिल जाएगा। यानी उसको भी मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। अगर टू डूज़ की लिस्ट बना के यहाँ पे दिखाना चाहूँ दिखा सकता हूँ। आओ चलो देखते हैं। एल आई के ऊपर मैंने आपको बताया था, जब भी हम मैप करवाते हैं हम हमेशा एक क्या करते हैं, की लगाते हैं। की हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिक। यहाँ पे सब में आईडीज़ आ रही हैं जो कि मुझे यूनिक लग रही है ना। सबकी आईडी यूनिक है ना, तो मैं यहाँ पे की पे के तौर पे क्या लगा सकता हूँ, टू डू डॉट आई डी। टू डू होगा, टू डूज होगा, टू डू, क्योंकि एक सिंगल यहाँ पे रखा हुआ होगा ना। ये तो पूरी ये पूरा एरे है ना हमारा। ठीक है। अच्छा, इसके एल के अंदर मैंने क्या क्या काम करवाने हैं, एक तो मैंने इसका टाइटल लगा देना है यहाँ पे। टू डू डॉट टाइटल, ठीक है। कंप्लीटेड वगैरह को अभी छोड़ देते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास सिर्फ यही रखते हैं। ठीक है, सही है भाई। टाइटल वगैरह सारे आ गए हमारे पास, ये लिस्ट पूरी एल की बन गई। और यहाँ पे ये सब कुछ हटा रहा हूँ मैं अब। ठीक है, और ये हटाने के बाद ये जो टू डूज लिस्ट है इसको मैं रेंडर करवा सकता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से करवा सकता हूँ। आ गया हमारे पास एक एरर। ठीक है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग मैप। अच्छा, यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आया, देखो हमने यहाँ से क्या भेजा है, टू डूज भेजे, यहाँ से भी प्रॉप्स के अंदर टू डूज गेट किए और टू डूज के ऊपर डॉट मैप चलाया। तो इसका मतलब आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहा, क्यों प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैप क्यों मैप कह रहा है मैप अनडिफाइंड के ऊपर मैप नहीं चलता, ऐसा क्यों कह रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जब हमारे पास रिक्वेस्ट आती है ना, ठीक है, रिक्वेस्ट में आते हैं यहाँ पे गेट स्टैटिक प्रॉप्स। ठीक है, अब ये डेटा कहाँ से आ रहा है, एक एपीआई से आ रहा है। जब भी डेटा एपीआई से आता है थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, जब टाइम लग रहा है ना, उस टाइम तक यहाँ पे टू डूज उसको नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो बात समझ आ रही है। इसलिए हम यहाँ पे जब भी इस तरह का काम करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क आप टू डूज लिख दें या नॉट टू डूज, इसका मतलब। ठीक है, या फिर डॉट लेंथ, बल्कि डॉट लेंथ की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी ये सारा काम यहाँ पे कर सकते हो। इफ़ टू डूज, अगर टू डूज नहीं है तो फिर क्या करो, यहाँ से हम डायरेक्टली रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, ये हमारे बजाय इसके कि हमारा ये वाला कंटेंट रिटर्न रिटर्न हो, इसके बजाय हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे लोडिंग। अब देख रहे हो क्या हो रहा है, पहले लोडिंग आता है,
और लोडिंग के बाद थोड़ी देर के बाद वो सारी की सारी जो भी हमारी लिस्ट थी वो यहाँ पे आ जाती है। सही है। यानी कि अगर टू डूज नहीं मिले, जब तक टू डूज उसको नहीं मिलेंगे तब तक वो क्या रिटर्न करवाएगा, लोडिंग। और जैसे ही टू डूज मिल जाएंगे क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा हमारे पास, एक्चुअल कंटेंट आ जाएगा उस पेज का। अब उस जगह पे आपको ये आपका 404 वाला जो पेज है उसको दिखा रहा होगा, ठीक है, जो आपका अपना पेज है। ये कब हो सकता है आपके पास, अगर आप कहीं पे कोई डायनामिक आपने कोई क्वेरी पैराम लगाया है वहाँ पे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे फेसबुक की मैंने एग्जांपल ली थी ना आपको, facebook.com/ishaq.bhojani, ठीक है। अब अगर इसहाक डॉट भोजानी के नाम से कोई यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो उस पेज पे फेसबुक वाले क्या चाहेंगे कि मैं यहाँ पे 404 दिखा दूँ, क्योंकि डेटाबेस में तो इस नाम की कोई की ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे उस टाइम पे, अगर वो चीज़ ना मिली तो रिटर्न करवा देंगे नॉट फाउंड इक्वल्स टू ट्रू। तो आपका जो एक्चुअल नॉट फाउंड वाला पेज है वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ होती है, ऐसे समझो, यहाँ पे आपने एक की लगा दी रीवैलिडेट और 10, ठीक है। ये जो 10 है इसका मतलब 10 सेकेंड्स है यहाँ पे, ठीक है। एक की होती है इसके अंदर रीवैलिडेट की। जब हमने यहाँ पे लगा दिया गेट स्टैटिक प्रॉप्स, ठीक है, ठीक है, और उस टाइम पे हमारे पास ये वाला जो डेटा था, यानी ये बिल्ड होने के टाइम पे ये डेटा आया, ठीक है। और आने के बाद इसमें जितना भी डेटा था उसके उसने एचटीएमएल बना ली यहाँ पे, और पहले से बना के अपने पास रख ली। लेकिन एपीआई से डेटा चेंज भी तो हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसहाक डॉट भोजानी के नाम से फेसबुक का एक पेज है या प्रोफाइल पेज है, जो भी है, ठीक है। उसका जितना भी कंटेंट था उसने क्या किया, उसने कंटेंट को अपने पास मंगवाया एपीआई के ज़रिए, और मंगवाने के बाद उसको टेम्पलेट में लगा लिया और लगा के अपने पास रख लिया कि जब भी कोई इसहाक डॉट भोजानी का पेज मांगेगा उसको ये उठा के दे देना है। आई बात समझ में, दोबारा से उस पर रीरेंडरिंग चलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई नई पोस्ट लगा दी, कोई नई पोस्ट शेयर कर दी, अब वो मेरी प्रोफाइल पे टॉप पे आनी चाहिए, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर नेक्स्ट जेएस ने पहले से उसको बना के मंगवा के सारा डेटा उसमें लगा के रखा हुआ है, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई नई पोस्ट भी आई है, उसमें अपडेट का उसको कैसे पता चलेगा कि पेज के ऊपर कोई नया कंटेंट भी लगाना है। या इसने ये वाली अगर मैंने कोई ऊपर वाली जो मेरी पोस्ट थी उसको मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन बाकी लोग तो अभी भी उस पोस्ट को देख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसने पहले से बिल्ड बना के उसको रखा हुआ है। तो इस डेटा को अपडेट भी तो करवाना होता है, बस समझ में आई। अब डेटा को अपडेट जो करवाना होता है ना, इसमें हमारे पास हेल्प करता है कौन, रीवैलिडेट। रीवैलिडेट पे क्या होता है, रीवैलिडेट का मतलब ये होता है कि भाई आपने जब भी इस पेज को दोबारा से देना है किसी को, अगर दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं तो फिर आप क्या करो, इसको रीवैलिडेट कर देना। क्या कर देना, रीवैलिडेट, यानी पूरा का पूरा पेज दोबारा से बनाओगे आप 10 सेकंड के बाद, ठीक है। अगर कोई दोबारा से कोई रिक्वेस्ट आती है जो कि 10 सेकंड के बाद आई है तब, वरना नहीं, बैठे बैठे नहीं बनाते रहना 10 सेकंड के बाद, बात समझ में आ रही है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझसे किसी ने आया, इन्होंने रिक्वेस्ट की और मुझसे, मैं सर्वर हूँ और मुझसे नादिर का पेज मांगा, मैंने इनको नादिर का पेज दे दिया, 10 सेकंड के अंदर अंदर ही किसी और की रिक्वेस्ट भी आ जाती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से पेज बनाने नहीं बैठूंगा, इनको दे दूंगा। लेकिन अगर अगली रिक्वेस्ट 10 सेकंड के बाद आती है तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा रुको, पहले बाइंडिंग करनी है अब दो, क्योंकि 10 सेकंड गुजर चुके हैं, हो सकता है कुछ डेटा अपडेट हो गया हो। अब उसके बाद फिर अब हम जिस तरीके से हमने ये सारा काम किया है, इसी तरीके से अब हम फाइनल एक काम ये करेंगे कि एक हमने डायनामिक राउट वाला पेज ही बनाना है और उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें रख के उसको भी ये वाला काम करना है, और उसके बाद फिर हम क्लास एंड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पेजेस के अंदर एक नई फाइल में बनाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास टू डूज थे ना, तो मेरी जो फाइल बन जाएगी वो यानी कोई स्पेसिफिकली टू डू आईडी जो है वो मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ यूआरएल पैरामीटर के तौर पे, ठीक है। और उसकी बिहाफ पे क्या करूँगा, डेटा को मंगवा के लोड करवा के रख लूँगा अपने पास। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेरा पूरा का पूरा कंटेंट था उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ रखने के बाद मेरे पास बाकी सारी चीज़ें
ये टाइटल वगैरह सब हटा देते हैं, इसकी अब हम नीड नहीं है। यहाँ से भी हट जाएगा टाइटल। यहाँ पे टू डूज़ की जगह सिर्फ टू डू आ जाएगा। अगर टू डू नहीं है तो लोडिंग स्क्रीन चली जाएगी। टू डू लिस्ट बनानी अब हमने है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक टू डू आ जाएगा, ठीक है। ये टू डू का डिटेल पेज हो गया हमारा। अच्छा, यहाँ पे अब सबसे पहले तो देखो, ये जो टू डू आईडी है हमारे पास, ये हमें गेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी की बात पे तो सारा डेटा मंगवाना है हमने। ये पेज हमारा कब चलेगा पता है ना, जब हमारे पास जो यूआरएल बनेगा वो स्लैश करके कुछ बनेगा, जो कि हमें नहीं पता अभी, ठीक है। या फिर हम इसको स्लैश टू डू के अंदर कोई एक फ़ाइल बना के फिर रख सकते हैं, स्लैश टू डू स्लैश करके कर सकते हैं। न्यू फोल्डर कर लेते हैं पेजेस के अंदर, टू डू, ठीक है। और टू डू आईडी को इसके अंदर मूव करा लेते हैं। अब हमारा यूआरएल कैसे बनेगा, स्लैश टू डू आईडी। अब ये जो टू डूज़ है, तो ये ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी अब हमने डेटा टू डू के नाम से गेट कर रहे हैं, तो टू डूज़ की जगह पे हम क्या कर लेंगे, अगर आप यहाँ पे देखो टू डूज़ के अंदर फॉर एग्जांपल ये जो यूज़र आईडी है, अगर मैं यहाँ पे इसको ये वाली आईडी पास कर लेता हूँ, टू डू स्लैश 1, तो ये सिर्फ उस स्पेसिफिक उस आईडी का डेटा मुझे दिखाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टू डू स्लैश 21 आ जाए तो 21 का डेटा आ रहा है, सही है ना। इसका मतलब ये है कि सिर्फ यूआरएल के अंदर मैंने क्या ऐड करना है, अपनी वो जो आईडी ऐड करनी है। वो आईडी मुझे कहाँ पे मिलेगी, लोकल होस्ट 3000 स्लैश टू डू स्लैश फॉर एग्जाम्पल 1, मैं अभी 1 पे आया हूँ, ठीक है। अभी टू डू स्लैश 1 के ऊपर उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है, बल्कि टू डू स्लैश 1 है। मैंने गलत कर दिया ना, डायरेक्टरी का नाम टू डूज़ ही होना चाहिए था। अगर अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ठीक है। अच्छा, अब ये एरर आ रहा है, ये हम इसको धीरे धीरे हल कर लेंगे। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास डेटा एक्चुअल सही से नहीं आया, ठीक है। वहाँ पे जो चीज़ आनी चाहिए वो हम भेज नहीं रहे, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, टू डूज़ के आगे मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि मुझे क्या लगाना है, अपना ये वाला पाथ लगाना है। यानी ये जो कुछ भी यहाँ पे आ रहा है वो चीज़ मुझे लगानी है। वो चीज़ मुझे कैसे मिल जाएगी, ये जो गेट स्टैटिक प्रॉप्स होते हैं इसके अंदर आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। और ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसमें आपको पहले से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो एरर जो है वो मैं उसके बारे में पहले आपको बता दूं कि वो क्यों आ रहा है। ये कह रहा है, यहाँ पे पढ़ो, गेट स्टैटिक पाथ्स इज़ रिक्वायर्ड। जैसे कि ये गेट स्टैटिक प्रॉप्स है ना, अगर आप कभी भी डायनेमिक अपने राउट के ऊपर काम करोगे तो वहाँ पे गेट स्टैटिक प्रॉप्स के साथ आपको गेट स्टैटिक पाथ्स का फंक्शन है वो भी देना पड़ता है। गेट स्टैटिक पाथ्स बहुत आसान सी चीज़ है। ये सिर्फ आपको ये बताता है कि भाई मुझे बता दो, पॉसिबिलिटीज़ बता दो कि कौन कौन से राउट्स आपके पास हो सकते हैं जिनको पहले से कैशे करके रख लेना अपने पास। लेकिन डायनामिक राउट के अंदर ज़्यादातर हमारे पास प्रॉब्लम यही होती है कि उसके अंदर हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे पास राउट कौन कौन से आ सकते हैं और क्या क्या नहीं आ सकते, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा राउट है ना जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, और उस ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट मेरी ऐसी हैं जो कि डेली की बिकती हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बिकती हैं, ठीक है। तो उनको आप चाहो तो कैशे करा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला मोबाइल फ़ोन है मेरा, ये बहुत बिकता है अगर, तो मैं इसके मोबाइल फ़ोन के पेज को क्या कर सकता हूँ, कैशे करवा सकता हूँ। बाकी सारे भले से जस्ट इन टाइम पे चलें, इसका वाला जो पेज है वो AOT पे चल जाए। बात समझ में आई। अच्छा, अब ये वाली जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी उस पर ही चलेंगी। इसमें सिर्फ आपको ये चीज़ बात बतानी पड़ती है, यहाँ से रिटर्न होगा आपका, रिटर्न पाथ्स में एरे आता है आपका, ठीक है।
और एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, जिसके अंदर आप पैरामीटर्स बताते हो, नेम बता सकते हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ये चीज़ें हमारे पास ये क्लियर हो गई। पाथ्स में अभी हम कुछ भी नहीं बताना चाह रहे ये क्या हो सकता है। वैसे तो हमारे पास पाथ में पता है क्या होना चाहिए, ये पाथ में हमारे पास ये जो टू डू आईडी है यहाँ पे आ जाएगा, टू डू आईडी और इसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जितनी भी हमारे पास है ना, जैसे कि टू डू आईडी में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये कह रहा है जितने भी है ना सारे के सारे मुझे बता दो, ठीक है। और हर के लिए एक इसी तरह का ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे कि ये टू डू आई डी 1 और इसी तरीके से अनाउंसमेंट टू डू आई डी 2, इस तरह करके, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ मेरे पास मिलियंस ऑफ बिलियंस की तादाद में भी हो सकती हैं, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ है ना, तो ये चीज़ आप ना ही बताओ तो बेहतर है। फ़िलहाल के लिए मैं भी इसको सिर्फ 1 वाले को ही दे रहा हूँ, बाकी और कुछ भी इसको पास नहीं करूँगा। और उसके बाद फिर हमारे पास है फॉल बैक का ऑप्शन, वो हम बाद में देखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए देखते हैं कि वो वाला एरर हमारे पास चला गया या नहीं चला गया। अब ये कह रहा है कि हम यहाँ पे जो चीज़ें करवा रहे हैं वो चीज़ें उसको नहीं मिल रही, कि ये टू डू आई डी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमने डायरेक्टली लगा दिया, टू डू आई डी के अंदर देखा जाए तो क्या होना चाहिए था, डॉट टू डू के अंदर क्या पड़ा हुआ है डायरेक्टली, आई डी टाइटल ऑब्जेक्ट है ना टू डू, तो वो कह रहा है डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आप ना लगाओ, बल्कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रिमिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, यानी स्ट्रिंग और नंबर वगैरह इस तरह की कुछ। अच्छा देखो, फॉल बैक समझाता हूँ पहले मैं आपको, उसके बाद फिर उस पर आते हैं। फॉल बैक के ऊपर ये देखो, मैंने टू डूज़ के आगे स्लैश क्या लिखा, 4, 4 लिखा ना। यहाँ पे इसके ऑप्शन में 4 मौजूद है, मैंने उसको बताया नहीं। मैंने उसको बताया कि भाई यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़ में टू डू आई डी की जगह पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, ठीक है। अच्छा अगर सिर्फ 1 आ सकता है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि बाकी चीज़ों को ये अलाउ ना करें। अब यहाँ पे आती यही चीज़ आती है फॉल बैक के अंदर, ठीक है। फॉल बैक फॉल्स मतलब अगर ये वैल्यू नहीं आई तो आगे फिर कुछ भी नहीं दिखाना, ठीक है। 404 पे ले जाओ उसको डायरेक्टली। और अगर फॉल बैक मैं कर दूं ट्रू, ठीक है, तो क्या होगा, अब टू डू स्लैश 4 के ऊपर वो चीज़ चलेगी, सही है। अच्छा अब वो जो चीज़ यहाँ पे हमारे पास नहीं आ रही, वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अभी तक हमने डेटा को प्रॉपरली मंगवा के उसको फैच करके दिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अभी भी वही एरे आ रहा है, ठीक है, बजाय ऑब्जेक्ट जाने के। और टू डू के अंदर क्या जा रहा है, वो पूरा का पूरा टू डूज़ का एरे जा रहा है, ठीक है, इसलिए उसको वो चीज़ नहीं मिल रही। अच्छा अब अगर हम चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि पूरा का पूरा लिस्ट का एरे मिले, मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को, यहाँ पे जब कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो मुझे देखो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पे लॉग क्या हो रहा है, देख रहे हो, पैराम्स लॉग हो रहे हैं। और पैराम्स के अंदर क्या पड़ी हुई है मेरी, टू डू आई डी, यानी कि इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट के अंदर से मुझे मिल सकता है कि मेरा यूज़र कौन से पेज पे आए, ठीक है। अगर चाहूँ तो मैं वहाँ पे यहाँ पे भी वही वाला काम कर सकता हूँ। कौन सा वाला काम, जो लास्ट क्लास के अंदर हमने किया था, राउटर वाला किया था ना, राउटर डॉट क्वेरी करके भी तो निकाल सकते हैं। लेकिन राउटर डॉट क्वेरी से वो यहाँ पे मिलेगा, प्री रेंडरिंग नहीं चल पाएगी। अगर हमें पहले से उसकी आईडी उठानी है और आईडी उठा के डेटा गेट करके लेके आना है तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। डेटा को गेट करवाने के लिए वो चीज़ हमें कॉन्टेक्स्ट में ही मिलनी चाहिए। और यहाँ पे मुझको सिर्फ पैराम्स चाहिए, कॉन्टेक्स्ट डॉट पैराम्स, तो मैंने यहाँ पे पैराम्स गेट कर लिया है। और पैराम्स के अंदर मुझको क्या मिल जाएगी, पैराम्स के अंदर रखी हुई है टू डू आईडी, सही है। डी स्मॉल है हमारे पास, यहाँ पे भी वैसी होना चाहिए टू डू आईडी। अगर मैं टू डू आईडी को अब कंसोल कर लूँ, ठीक है भाई, 4 आ गया हमारे पास। और मैंने आपको बता दिया था कि हमें क्या करना है, टू डूज आई डी के बाद यहाँ पे स्लैश के बाद अपनी आईडी को भेजना है। क्या करूँगा मैं, ये पूरा हटा दूँगा और वही स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जो होती है हमारे पास उसमें ही आ जाएंगे बैकटिक्स के ज़रिए। यहाँ पे डॉलर आ जाएगा और डॉलर के अंदर टू डू आई डी, सही है भाई, बन गया डायनामिक यूआरएल हमारा। अब जो हमारा डेटा आ रहा है, ठीक है भाई, ये देखो आ गई डिटेल्स आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब 4 पे आ रहा हूँ मैं, 5 पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है।
और 6 प्यारों में सही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है जो यहाँ पे ये जो पहले लोडिंग आ रहा है ना, ये लोडिंग क्यों आता है पता है ना आपको? क्यों आ रहा है? क्योंकि जब तक टू डू नहीं होगा, जब तक हमारी एपीआई हिट जा रही है तब तक के ये चलेगा। ये जो हमारे पास इसमें फॉल बैक होता है ना, फॉल बैक के अंदर अगर आप सिंपली यहाँ पे ट्रू की जगह पे अगर ब्लॉकिंग लिख दो, ठीक है, फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा? अब पता है क्या हो रहा है? अब फॉल बैक ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि जब तक एपीआई चल रही है ना, तब तक ब्राउज़र को डेटा दो ही मत, ब्राउज़र को लोडिंग पे रखो खुद ही। यानी ये वो ऊपर वाला जो लोडिंग है ना, ये वाला, ये वाली यहाँ पे आइकन जो लोडिंग है, इसको देखना, ये थोड़ा सा अब ज़्यादा देर तक चलेगी। अब नेक्स्ट जेएस क्या करता है इसके ऊपर? नेक्स्ट जेएस ये करता है कि वो खुद ही सारा का सारा डेटा पहले से मंगवा लेगा आपकी एपीआई से, और आपके जो भी आपका टेम्पलेट है उसके अंदर लोड कराएगा, और लोड कराने के बाद आपको वो डेटा दे देगा। ठीक है, और ये डेटा भी पहले से क्या पड़ा हुआ होगा, कहाँ पड़ा हुआ होगा? आपके जो HTML फाइल्स वगैरह जहाँ पे आपकी बिल्ड बनती हैं वहाँ पे रखा हुआ होगा। उसको रीवैलिडेट, आपको समझ में आ गया कि रीवैलिडेट का मतलब ये है कि आपकी जो भी अगर रिक्वेस्ट को आए हुए 10 सेकंड गुजर गए हैं, जो भी आप मिनट देते हो, आप यहाँ पे मिनट जो टाइम देना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर 10 आपको लग रहा है 10 सेकंड तो बहुत कम टाइम है, अगर आपको ज़्यादा टाइम देना आप इसको फॉर एग्जांपल 100 भी कर सकते हो, ठीक है, 1000 कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है कि भाई हर 1000 सेकंड्स के बाद वो चीज़ अपडेट हो जाए, तो आप वो वाला काम भी यहाँ पे कर सकते हो।